नमस्ते और स्वागत है। मुझे आज भी याद है स्कूल की केमिस्ट्री लैब की दीवार पर वो एक बड़ा सा रंगीन चार्ट, आवर्त सारणी। सच कहूं तो तब वो मेरे लिए बस एक रट्टा मारने वाली चीज थी, कुछ अक्षर कुछ नंबर। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए वही होती है। पर असल में वो चार्ट एक खजाने का नक्शा है। हमारे पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले जो 118 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनका एक विजुअल गाइड। क्या बढ़िया शुरुआत है। बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो ब्लॉक्स वाली बात एकदम सटीक है ना? हाँ, क्योंकि ये चार्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमें सिखाता है कि ये लेगो ब्लॉक्स, ये तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, उनके जुड़ने के नियम क्या हैं और उन नियमों से ही मतलब सितारे, ग्रह और हम सब कैसे बने। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है किताब द एटॉमिक मैप, डिकोडिंग द यूनिवर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स के कुछ अंश। तो आज का मिशन साफ है, इस नक्शे को समझना है, इन लेगो ब्लॉक्स की छुपी हुई शक्तियों को जानना है। बिल्कुल, और देखना है कि ये सब मिलकर हमारे आसपास की दुनिया कैसे बनाते हैं। हाँ, और देखिए, इस नक्शे को पढ़ने का पहला नियम है हर ब्लॉक की अपनी अनोखी पहचान को समझना। हर तत्व का अपना एक गुप्त कोड होता है। एक गुप्त कोड? हाँ, एक ऐसी चीज जो उसे वही बनाती है जो वो है। ये कोड ही उसकी असली पहचान है। अच्छा, तो चलिए फिर इस कोड को ही तोड़ते हैं। अगर हर तत्व एक लेगो ब्लॉक है तो उसकी पहचान वो कैसे तय होती है? क्या चीज हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और जैसे सोने को सोना बनाती है? इसका जवाब छिपा है उस ब्लॉक के बिल्कुल दिल में, यानी उसके नाभिक या न्यूक्लियस में। ओके। हर नाभिक में प्रोटॉन नाम के कण होते हैं और किसी तत्व में प्रोटॉन की जो संख्या है वही उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है। अच्छा, यही उसका असली कोड है। हाइड्रोजन के पास हमेशा एक प्रोटॉन होगा, हीलियम के पास हमेशा 2। अगर आप सोने के नाभिक से सिर्फ एक प्रोटॉन निकाल दें तो सोना नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, वो प्लैटिनम बन जाएगा। अरे वाह, तो ये तो किसी तत्व का एक तरह से आधार कार्ड नंबर हुआ। बिल्कुल, एक नंबर जो कभी नहीं बदलता और वही उसकी पहचान है। मतलब उस ब्लॉक का जो मूल डिजाइन है, उसका आकार वो यही प्रोटॉन तय करते हैं। ये सूचना ही कितना कमाल का है। हाँ, यही पहचान की बुनियाद है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ भी है। नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं और उनकी संख्या थोड़ी बदल सकती है। जैसे कार्बन को ले लीजिए, ठीक है, उसका आधार नंबर हमेशा 6 रहेगा, यानी उसमें हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन 6 भी हो सकते हैं, 7 भी या 8 भी। इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं सब कार्बन ही, बस थोड़े भारी या हल्के। समझ गया। तो प्रोटॉन पहचान तय करते हैं और न्यूट्रॉन वजन में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। पर इन ब्लॉक्स को जोड़ने वाले स्टड्स का क्या? मेरा मतलब है वो क्या चीज है जो तय करती है कि कौन सा ब्लॉक किससे जुड़ेगा? क्या बात है, आप सीधे मुद्दे पर आ गए। हाँ। वो है इलेक्ट्रॉन। एक सामान्य उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ओके। और इनमें से जो सबसे बाहरी परत में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही असली खिलाड़ी हैं। वही हमारे लेगो ब्लॉक्स के ऊपर लगे स्टड्स हैं। अच्छा, तो मतलब परमाणु का दिल, उसका नाभिक चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, असली दोस्ती या दुश्मनी तो बस बाहरी सतह पर लगे इन लेगो स्टड्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ही तय होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो हिस्सा है जो दूसरे तत्वों से मिलता है। हाँ, रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री का पूरा खेल इन्हीं बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर टिका है। और इसी वजह से आवर्त सारणी का जो लेआउट है वो इतना शानदार है। वो कोई बेतरतीब डिब्बों का ढेर नहीं है। उसे इसी आधार पर बनाया गया है कि तत्वों की स्टड्स कैसे व्यवस्थित हैं। हाँ, अब मुझे वो पंक्तियां और कॉलम याद आ रहे हैं। जो पंक्तियां बाएं से दाएं जाती हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं। सही। हर नई पंक्ति का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के लिए एक नया ऊर्जा का घेरा या एक नया शेल। अच्छा। जैसे जैसे हम एक पंक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाते हैं उस घेरे को भरते हुए। जब वो घेरा भर जाता है तो हम अगली पंक्ति में कूद जाते हैं और एक नया घेरा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो कॉलम ऊपर से नीचे आते हैं वो ग्रुप्स हैं। और मैंने सुना है कि एक ही ग्रुप के तत्व एक ही परिवार की तरह होते हैं। उनका बर्ताव काफी मिलता जुलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक जैसे स्टड्स होते हैं। एक ही ग्रुप के सभी तत्वों के सबसे बाहरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बराबर होती है। ग्रुप 1 के सभी तत्वों के पास बाहर एक स्टड होता है, इसलिए वे सब एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं।
ग्रुप 17 वालों के पास 7 होते हैं और उन्हें अपना घेरा पूरा करने के लिए बस एक और की जरूरत होती है, इसलिए वो सब एक ही तरह से बेचैन रहते हैं। यही सारणी का असली जादू है। ये तो वाकई शानदार है। तो अब जब हम नक्शा पढ़ना सीख गए हैं, तो चलिए कुछ असली खजानों की बात करते हैं, इन तत्वों की सुपर पावर की। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ लैब की चीजें नहीं है, ये हमारी दुनिया को चला रही हैं। बिल्कुल। चलिए सारणी के कुछ सबसे दिलचस्प किरदारों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं उन तत्वों से जो हमेशा प्रतिक्रिया करने, दूसरे तत्वों से जुड़ने के लिए बेचैन रहते हैं। यानी हमारे लेगो सेट के सबसे ज्यादा सोशल ब्लॉक्स। हाँ, कह सकते हैं, जो किसी के भी साथ जुड़ने को तैयार है। और इस बेचैनी के 2 चरम उदाहरण हैं। एक तरफ है फ्लोरीन। यह पूरी सारणी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, दादा है। एक अधातु जो इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर है। अच्छा। मजबूत है कि ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यहाँ तक कि कांच जैसी स्थिर चीज से भी। बाप रे, ये तो मोहल्ले का वो बच्चा है जो हर किसी से उसकी कैंडी छीन लेता है। और दूसरा सिरा कौन है? दूसरा सिरा है सीजियम। ये सबसे दानी धातु है। इसकी कहानी फ्लोरीन से बिल्कुल उल्टी है। कैसे? इसका परमाणु इतना बड़ा है कि इसका अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन बस मौका ढूंढ रहा होता है कि कब भागे। तो फिर क्या होता है? नतीजा, जैसे ही सीजियम हवा या पानी के संपर्क में आता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देता है और एक जोरदार विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है। कमाल है, एक इलेक्ट्रॉन का भूखा है और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए मरा जा रहा है, और ये सब सिर्फ उन बाहरी स्टड्स का खेल है। बिल्कुल, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का। अच्छा, अब अगर हम आज की दुनिया की बात करें, मेरे हाथ में ये जो स्मार्टफोन है, इसकी स्क्रीन इतनी वाइब्रेंट कैसे है? या मेरे हेडफोन इतने छोटे होकर भी इतनी दमदार आवाज कैसे देते हैं? इनके पीछे कौन से सुपर हीरो हैं? यहाँ पर आते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के असली सितारे, जिन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स? हाँ, ये सारणी में नीचे अलग से रखी हुई 2 पंक्तियों में से एक है। इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। तो इनमें ऐसी क्या खास बात है? स्रोत में छिपी हुई शक्तियों का जिक्र है। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका रहस्य उनके F इलेक्ट्रॉनों में छिपा है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के काफी अंदर गहरे स्तर पर होते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसी वजह से जब उन्हें ऊर्जा दी जाती है तो वे बहुत ही सटीक, बहुत ही शुद्ध रंग की रोशनी छोड़ते हैं। तो मतलब फोन की स्क्रीन के रंग? तो इतनी दमदार आवाज आती है, उसका राज भी आवर्त सारणी के किसी अनजान कोने में छिपा है। बिल्कुल, यही तत्व दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने के काम आते हैं, नियोडीमियम जैसे तत्व। अच्छा। इन्हीं चुंबकों की वजह से हम स्पीकर, हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रिक मोटर को इतना छोटा और शक्तिशाली बना पाए हैं। तो अगली बार जब कोई अपने हेडफोन लगाए तो लैंथेनाइड्स को धन्यवाद कहना चाहिए। वाह, तो एक तरफ फ्लोरीन और सीजियम जैसे अति सक्रिय तत्व हैं, लेकिन क्या इस परिवार में कुछ ऐसे अंतर्मुखी सदस्य भी हैं जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल है। ये है सारणी के संत और दार्शनिक। ग्रुप 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस। हीलियम, नियॉन। हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते। ये एकदम शांत और स्थिर है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसका कारण भी हमारे लेगो स्टड से ही जुड़ा है। एकदम सही अंदाजा। इन तत्वों के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल, यानी वो घेरा जहाँ स्टड्स होते हैं, वो पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। तो उन्हें जरूरत ही नहीं है? कोई जरूरत नहीं। उनके पास न तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है, न ही देने की इच्छा। वो आत्मसंतुष्ट है, वो अपने आप में पूर्ण है। ये सब इतना लॉजिकल और सुंदर है, पर ये सब आया कहाँ से? सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, क्या ये सब हमेशा से धरती पे थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा सितारों तक ले जाता है। हमारे स्रोत में इसके लिए एक शब्द है, तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस। तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस? सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। तारों के अंदर नए तत्वों के बनने की प्रक्रिया। तारों के अंदर? मतलब ये सब तत्व फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि तारों की भट्टियों में बने हैं। बिल्कुल। ब्रह्मांड की शुरुआत में सिर्फ सबसे हल्के तत्व थे, हाइड्रोजन और थोड़ा बहुत हीलियम। हाइड्रोजन यानी पहला लेगो ब्लॉक, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। फिर सूर्य जैसे तारों के दिल में, जहां दबाव और तापमान अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होता है, ये हाइड्रोजन के ब्लॉक
आपस में जुड़ने लगे और हीलियम बनाने लगे। और इसी से तारों को ऊर्जा मिलती है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हीलियम बन गया, पर हम तक यानी कार्बन, लोहा और सोने तक का सफर वो कैसे तय हुआ? उसके लिए हमें और भी विशाल तारों की जरूरत पड़ती है। जब एक बहुत बड़ा तारा बूढ़ा होने लगता है तो वो हीलियम को जोड़कर कार्बन बनाता है, फिर कार्बन से ऑक्सीजन, और ये सिलसिला लोहे तक चलता है। जैसे प्याज की परतें हों? बिल्कुल। हर नया तत्व तारे के केंद्र में एक नई परत बना लेता है। और लोहे से भी भारी तत्व, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये तो बहुत दुर्लभ हैं। वो तब बनते हैं जब वो विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में एक जबरदस्त विस्फोट के साथ मरता है। उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा। उस विस्फोट की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो एक पल में लोहे से भी भारी सारे कीमती तत्व बना देती है और उन्हें पूरी आकाशगंगा में बिखेर देती है। तो वो जो कहावत है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं, वो सिर्फ कविता नहीं है, वो एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वाह। हमारे शरीर का हर कार्बन परमाणु और गहनों का हर सोने का परमाणु कभी न कभी किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था। ये सुनने के बाद तो मैं खुद को और इस दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा हूँ। हम सब एक ब्रह्मांडीय रिसाइकलिंग का हिस्सा हैं। है ना? अच्छा, स्रोत में इन वैज्ञानिक गुणों को समझने का एक और मजेदार तरीका बताया गया है, तत्वों को सुपर हीरो की तरह देखना। हाँ, ये कल्पना करने का एक बेहतरीन तरीका है। आप किसी तत्व के गुण को उसकी सुपर पावर बना सकते हैं। जैसे टंगस्टन, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा है, वो एक ऐसा हीरो हो सकता है जो लावा पर भी चल सकता है, द अनमेल्टेबल मैन। हाँ, बिल्कुल। या हीलियम, जो हवा से भी हल्का है, वो एक ऐसा हीरो हो सकता है जो उड़ सकता है। और स्रोत यहाँ पर कॉमिक्स की एक और गहरी थ्योरी का जिक्र करता है, अस्थिर अणु या अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये क्या है? जो खींचकर अपना आकार या गुण बदल सकते हैं। जाहिर है ये विज्ञान फाय। हाँ, बेशक, लेकिन ये दिखाता है कि हम इन परमाणुओं की दुनिया से कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटें, तो हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। आवर्त सारणी ब्रह्मांड का लेगो सेट है। बिल्कुल। 118 तत्व वो अलग अलग तरह की ईंटें हैं। और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो स्टड्स हैं जो तय करते हैं कि ये ईंटें आपस में कैसे और कितनी मजबूती से जुड़ेंगी। और इन्हीं ईंटों और स्टड्स के अरबों खरबों संयोजनों से ये पूरी कायनात बनी है, दूर टिमटिमाते तारों से लेकर हमारे हाथ में रखे फोन तक। ये एक हैरान कर देने वाली सुंदर और व्यवस्थित प्रणाली है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सवाल? हमने 118 तत्वों का नक्शा देखा है। कुछ प्रकृति में मिले, कुछ तारों में घड़े गए, और सारणी के अंत में कुछ भारी तत्वों को हमने प्रयोगशालाओं में बनाया है। और हम जानते हैं कि इस नक्शे के नियम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय होते हैं। तो आप क्या सोच रही हैं? क्या ये नक्शा भी अधूरा है? मेरा सवाल यही है, अगर हम इस नक्शे को और आगे बढ़ाएं, तो तत्व 119 या 120 कैसा होगा? सारणी के पैटर्न को देखते हुए क्या वो सीजियम से भी ज्यादा विस्फोटक एक सुपर रिएक्टिव धातु होगा? या फिर कुछ और? या एक और शांत उत्कृष्ट गैस? और अगर हम उसे बनाने में कामयाब हो गए, तो मानवता के लिए कौन सी नई सुपर पावर अनलॉक होगी? कौन सी नई तकनीकें या संभावनाएं जन्म लेंगी? शायद ब्रह्मांड के लेगो सेट में अभी कुछ और ब्लॉक खोजे जाने बाकी हैं।